पंडित नेहरू वाली कांग्रेस थी वो आज क्या हो गई। जो कांग्रेस पहले बनी है वो व्यक्ति पर आधारित है। राहुल गांधी जहां पहुंचना था पहुंच गए। इनका कौन सा परिवार वहां है जो इनको नागरिकता मिल गई। 800 करोड़ के घोटाले का स्टिग्मा है। वो जो प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी, नतीजा क्या निकला। वे एक रियासत के राजा रहे। उनकी शिक्षा राजघरानों के लिए रिजर्व रहे दिल्ली कॉलेज में हुई। भाई बड़े राजनेता मुख्यमंत्री रहे, यानी रियासत के राजा मुख्यमंत्री के भाई, फिर भी पूरी जिंदगी आम आदमी बने रहे। महल की सियासत को छोड़ लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ाए। बारिश में भीगते हुए जनता के साथ तो कभी कीचड़ भरे रास्तों पर चलने में भी उन्हें गुरेज नहीं रहा। वे एक खांटी राजनेता हैं। वे 5 बार लोकसभा सांसद और 3 बार विधायक रहे। वे जितने निजी रिश्तों को निभाने में जिंदा दिल हैं, वहीं आम आदमी के साथ होते अन्याय पर नाराज भी तुरंत हो जाते हैं। कई लोग उन्हें गुस्से वाले छोटे राजा भी कहते हैं। सच कहने से नहीं चूकते। इसी सच ने उनकी पार्टी से उन्हें बेदखल करवा दिया, पर वे सच के साथ डटे रहे। जनता के साथ खड़े रहने वाले ऐसे ही नेता हैं लक्ष्मण सिंह जी। पॉलिटिक्स वाला के राजनीति शो में आज हमारे साथ है लक्ष्मण सिंह जी। आपका स्वागत है पॉलिटिक्स वाला में। धन्यवाद भाई साहब। बहुत हम बात यहां से शुरू करते हैं जहां से अभी बात का सिलसिला चल रहा है कि आप इस वक्त कांग्रेस से निष्कासित हैं, उस कांग्रेस से जिसके लिए आपने कम से कम मेरे ख्याल से 50 साल दिए होंगे। 6 साल के लिए निष्कासित हैं। अब आगे आप क्या करेंगे? एक तो भाई साहब मैं शुरू में स्पष्ट करना चाहूँगा कि अब कोई रियासत नहीं है, बल्कि मैं तो एक आपको बताना चाहूँगा कि उस समय जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो रियासत तो ख़त्म हो गई थी। राजघराने राजपाट ख़त्म हो गए थे। हमारे स्वर्गीय पिताजी ने उस समय हमें बहुत ही एक साधारण तरीके से आगे बढ़ाया था और वो हमें बस से स्कूल भेजते थे। उस समय घर में कई गाड़ियाँ होती थी, तो जब राघोगढ़ से हम इंदौर स्कूल में जाते थे तो पिताजी बस से भेजते थे और उन्होंने हमेशा हमसे एक ही बात कही कि हम स्वतंत्र भारत में हैं और तुम्हें सबके साथ मिलके चलना है। तो ये एक जो उन्होंने शुरू में सीख दी, उसका हमें बहुत लाभ मिला। दूसरा आपने बताया गुस्सा, तो अब वो थोड़ा मेरा स्वभाव शुरू से रहा है, लेकिन अब बहुत परिवर्तन है उम्र के साथ और गुस्सा तो अच्छी बात नहीं है, तो अब गुस्सा भी नहीं आता। और पार्टी ने जो निकाला है उसके पीछे मुख्य कारण मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने जो बात कही थी वो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में ही कही थी जी। एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी पहलगाम में, उसके बारे में उल्लेख मैंने किया था। तो ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही कि उससे पार्टी मुझसे नाराज़ हो जाए। मुझे आश्चर्य हुआ जब पार्टी ने मुझे नोटिस दिया, और उससे ज़्यादा और आश्चर्य हुआ जब मैंने उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, एक लाइन लिखिए कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा। तो मैंने वो लिखने से मना कर दिया। फिर और भी आश्चर्य और बढ़ गया जब उन्होंने मुझे निकाल दिया, तो कहीं कोई तुक समझ में नहीं आई। 2 चीज है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें मतलब राजशाही कब की खत्म हो चुकी और पिताजी ने हमारे बड़े सामान्य ढंग से हमें जी जीवन जीना सिखाया जी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आपके ही इलाके में कुछ लोग अभी भी महाराज लिखना पसंद करते हैं। तो राजशाही तो कहीं ना कहीं जिंदा है लोकतंत्र में भी, पर अब आप आगे क्या करेंगे? मेरा सवाल अभी वही रह गया है जो पिछला सवाल था कि अब आपकी क्या रणनीति है? जी, निष्कासन के बाद मेरे पास बहुत सारे शुभचिंतकों के फ़ोन आए, बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए, बहुत लोगों के फ़ोन आए, मीडिया के बहुत साथियों के फ़ोन आए, आपसे भी चर्चा हुई। सब ने ये कहा कि मुझे चुप नहीं बैठना चाहिए, सबका यही कहना था। और उसके पीछे कारण भी यही बताया, और सही भी है, कि जो 40-45 साल का अनुभव मेरा राजनीति में रहा है, अब उसको मैं कूड़ेदान में तो फेंक नहीं सकता। बिल्कुल। उस अनुभव को युवाओं के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। और जब मैंने हमारे साथियों से संपर्क किया, बहुत सारे युवाओं से मैंने इंटरेक्ट किया,
पार्टी के कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट किया, सबकी एक राय थी कि साहब एक ऐसी कांग्रेस बने, जो और प्रदेशों में भी बनी है, यहाँ भी एक ऐसी कांग्रेस बने जिस पर कोई हाईकमांड अपनी हुकूमत न चलाए। एक प्लेटफॉर्म तो हो जहां कार्यकर्ता खड़ा होकर अपनी बात कर सके। और 1960 में 15वां कानून लाया गया था, 15th लॉ कमीशन का गठन हुआ था। उसमें ये बात कही गई थी कि जिस पार्टी के अंदर कोई ऐसा मंच नहीं जहां कार्यकर्ता अपनी बात कर सके और इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, वहां उस पार्टी को उसकी मान्यता तक रद्द कर देने का प्रावधान उसमें रखा गया था। अब वही प्रॉब्लम है ना कि वो जो पंडित नेहरू वाली कांग्रेस थी वो आज क्या हो गई है, इससे दुख होता है। और मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हर पार्टी में एक प्लेटफॉर्म होता है जहां आप बोलिए अपनी बात। उस पार्टी के लिए कोई आपकी रचना, मतलब बहुत सारी कांग्रेस बनी है मध्य प्रदेश में भी, मतलब अर्जुन सिंह जी की एक अलग कांग्रेस रही है, माधवराव सिंधिया जी की अलग कांग्रेस रही है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है। तो ऐसे में इसमें से ज्यादातर, मतलब करीब जितनी भी कांग्रेस बनी होगी उसमें से एक दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब वापस कांग्रेस में ही मर्ज हो गई, मतलब इंदिरा कांग्रेस में। तो आप उसमें किस तरह से अलग अपनी पार्टी को देखते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे अवसर भी मिला इसका उत्तर देने का। जो कांग्रेस पहले बनी है वो व्यक्ति पर आधारित थी, ये जो बनेगी ये मुझ पर आधारित नहीं रहेगी, ये कार्यकर्ताओं पर आधारित रहेगी। कार्यकर्ता पार्टी कैसे चलेगी तय करेंगे, समितियां तय करेंगी, समितियां चलाएंगी। मैं एक मोटिवेटर के रूप में रहूंगा। और मैंने एक शर्त रखी कि भैया कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा और उसके लिए मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, चलिए मैं घोषणा करता हूं। क्योंकि फिर वो एक वही बात हो जाएगी, फिर पहले जैसी कांग्रेस जो थी वैसे वो हो जाए। तो वो हम नहीं चाहते हैं। कार्यकर्ता लड़े, जिन्होंने हमें बनाया है सांसद विधायक, हम उनके लिए कुछ करें, हम उनको बनाएं, इस भावना के साथ हम काम करें। लेकिन कोई भी पार्टी बनती है तो ठीक है, आप उस तरह का सबको बोलने का मौका देंगे, कार्यकर्ताओं की पार्टी होगी, लेकिन फिर भी एक चेहरा तो होता है। तो आपकी पार्टी का चेहरा कौन होगा? चेहरा जो चुनाव लड़ेगा वो होगा, जो चुनाव चिन्ह मिलेगा वो होगा। और अभी तो हमें उसका संगठन खड़ा करना है, चुनाव लड़ने की बात तो बाद में आती है। बहुत सारी चुनौतियां सामने हैं, लेकिन अगर ईश्वर साथ है और जनता साथ है, आप सब मित्र साथ हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आपको निष्कासन की कोई आशंका थी? निष्कासन की आशंका तो नहीं थी। मैं ये सोच रहा था कि बुला के पूछा जाएगा, बातचीत की जाएगी, लेकिन बातचीत की गुंजाइश ही नहीं रखी। तो कोई बात नहीं, अब तो वो बात पुरानी हो गई। अब जो स्थिति है उसको हम लोग उसका सामना करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत अच्छी ऐसी कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी जिसमें कार्यकर्ता सब कुछ होगा। निष्कासन के पहले एक नोटिस आया आपके पास, जिसमें आपने जैसा बताया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लिख के दे दीजिए जी। तो चूंकि नेता तो बड़े बड़े समझौते कर लेते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे जी। आपको वो लिख के देने में क्या मतलब ऐतराज था? ऐतराज तो सब था ही, लेकिन ये संभव नहीं है। राहुल गांधी जहां पहुंचना था पहुंच गए, जितना इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोहरी नागरिकता का एक मामला उनके कोर्ट में विचाराधीन है। वो खारिज कर दिया कोर्ट ने? नहीं, चल रहा है। अच्छा, अभी चल रहा है, वो खारिज नहीं हुआ है। तथ्य पेश नहीं हुए हैं उसमें, खारिज नहीं हुआ है। खारिज नहीं हुआ है। दोहरी नागरिकता इंसान तब लेता है जब या तो उसका परिवार वहां हो जी, या उसका व्यापार वहां हो। इनका कौन सा परिवार वहां है जो इनको नागरिकता मिल गई? इनका कौन सा व्यापार है जो जिसके आधार पर नागरिकता मिल गई? तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके ऊपर FIR दर्ज है, जिसके ऊपर 800 करोड़ के घोटाले का स्टिग्मा है, और दोहरी नागरिकता का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, उसको जो प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। ये संभव ही नहीं है। मतलब आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी को जहां तक पहुंचना था राजनीति में जी, वो उसके शीर्ष पे हैं जी, इससे आगे कोई गुंजाइश नहीं है? गुंजाइश नहीं है। एक बार वो पहली अपनी सदस्यता खो चुके हैं लोकसभा में अपनी नादानियों की वजह से जी। क्या पता कल फिर सदस्यता खोने का मौका आ जाए,
तो ऐसे व्यक्तित्व के भरोसे अगर इतनी बड़ी पार्टी आप छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। फिर दूसरी बात भाई साहब कि उनको एक बार नहीं अनेकों बार आजमा लिया गया है, पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी, नतीजा क्या निकला सामने है। तो नेतृत्व तो है कहाँ कांग्रेस में। आपने खुल के आवाज उठाई, ये कहा कि राहुल गांधी की नादानी की वजह से, पहले भी आपने यही कहा कि उनकी नादानियों की वजह से हम कब तक झेलेंगे जी, ऐसा ही कुछ था वो जी। तो बाकी लोग क्यों आवाज नहीं उठाते? मध्य प्रदेश में इतने सीनियर नेता हैं जिसमें से कई के सामने तो राहुल गांधी मतलब पैदा हुए होंगे, छोटा सा देखा होगा, लेकिन ये सच कांग्रेस में कोई और रख क्यों नहीं पा रहा है? अब ये भाई साहब जो नहीं उठा रहे हैं वो जाने, उनकी क्या मजबूरी है। मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है और मैंने उठा दी। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं। निष्कासन के बाद नोटिस मिला जी, तब आपकी, चूंकि मध्य प्रदेश की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति में बड़ा कद है दिग्विजय सिंह जी का, तो उस नोटिस के बाद आपने कभी अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह से बात की इस विषय पर? देखिए भाई साहब, हमारी पारिवारिक बात होती है जी, और राजनीतिक बात हम लोग बहुत कई वर्षों से हमारी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि राजनीतिक मतभेद, सोचने का तरीका अलग है और उसमें हम ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि हम परिवार में कोई विवाद नहीं चाहते। तो राजनीतिक चर्चा मेरी उनसे कई वर्षों से नहीं हुई, और अब तो पार्टी में नहीं है तो संभावना भी नहीं है कोई राजनीतिक चर्चा होने की। पारिवारिक चर्चा ही उनसे होती है और कोई चर्चा नहीं होती। ठीक है, तो ये चलिए, आपके दिग्विजय सिंह जी से कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, पर आपका बचपन तो साथ में ही रहा है बहुत अच्छा सा, अभी भी आप लोग साथ में हैं। हम कई ऐसे किस्से पारिवारिक दृष्टि से हम त्योहारों पे इस पे देखते हैं जी, और कई लोगों से मैं सुनता भी हूँ कि बड़ा अच्छा लक्ष्मण सिंह जी का और दिग्विजय सिंह का आपसी संवाद बहुत अच्छा है। निजी तौर पे वैचारिक वो अलग हो सकती है, वो किसी की भी हो सकती है जी। बचपन आप दोनों का बीच कैसा बीता, और आपको दिग्विजय सिंह में उस समय भी कोई ऐसी खूबियां लगती रही हो? देखिए, बचपन संघर्ष में बीता। मैं 12 वर्ष का था, भाई साहब 20 वर्ष के थे जब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, और सामने कई चुनौतियां थीं। हमारी माताजी का बहुत बड़ा समर्थन, बहुत बड़ा साथ और बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, और माताजी के आशीर्वाद से उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई। आज जो कुछ भी हैं वो हमारी स्वर्गीय माताजी का उसमें बहुत बड़ा एक योगदान है, ईश्वर की कृपा रही। भाई साहब तो उस समय रावगढ़ छोड़ के और इंदौर सेटल होना चाहते थे, क्योंकि रावगढ़ एक बहुत छोटी जगह थी और वहाँ पर बिजली भी बहुत बाद में आई थी। तो उस समय माताजी ने हमसे कहा था कि यहाँ रहकर लोगों की सेवा करो, लोगों का साथ दो, लोग तुम्हें यहाँ जो सम्मान देंगे, यहाँ जो प्यार मिलेगा वो तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। और फिर हम लोग राघोगढ़ में रहे, और बाकी आपके सामने है पूरा जो कुछ हुआ। लोग ये मानते हैं कि मतलब दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह और मतलब राजा साहब, छोटे राजा, जो हम 93 से जब से लिख पढ़ रहे हैं चीजें, में खुद ये सब पढ़ते रहे, पर हर आदमी के जीवन में कुछ संघर्ष होता है। जैसे आपने कहा कि बड़ी छोटी उम्र में पिताजी नहीं रहे आपके, और कोई ऐसा किस्सा स्कूल कॉलेज का संघर्ष का जिससे आम लोगों को ये मालूम पड़े कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके परिवार को लेकर लोगों का एक अलग तरह का वो है कि साहब वो तो कोई संघर्ष देखा ही नहीं, सीधे सीधे दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए, शाही परिवार में पैदा हुए थे, बड़ा मजे का जीवन चल रहा है। अरे भाई साहब, संघर्ष तो बहुत किया, और डेली कॉलेज में बोर्डिंग में जो रहते हैं वहाँ उनके परिवार वालों की दखल स्कूल अलाउ नहीं करता है। एक बार जब आप बच्चे को बोर्डिंग में डालते हैं तो वहाँ के जो शिक्षक होते हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, वहाँ का जो अनुशासन होता है, उसका पालन करना हर छात्र का, छात्रा का दायित्व होता है। तो मैं बोर्डिंग में था, भाई साहब बोर्डिंग में थे, तो हम लोगों को तो जो स्कूल का अनुशासन था उसका पालन हम करते थे, और हमारे घर वाले कभी उसमें दखल नहीं देते थे। तो आज जो कुछ है उसके पीछे हमारा स्कूल है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है और जनता का साथ है। मित्रों की बहुत बड़ा योगदान मित्रों का भी है। अब आप जब कभी मतलब आप महीने में कुछ दिन तो राघोगढ़ में भी रहते ही होंगे अपने महल में, तो क्या रूटीन रहता है वहां पर?
मैं लगभग 20 दिन अपना राघोगढ़ में रहता हूँ और जी। काफी समय मेरा खेत पे बीतता है। मैं खेत पे एक मकान बना रखा है, अच्छा। वहाँ मैं बहुत काफी समय रहता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरी चीत किसानों से होती रहती है, जी। छोटे छोटे किसानों से होती रहती है, जो आसपास मेरे खेती करते हैं, 5-5, 2-2, 1-1 बीघा वाले किसान। उनकी क्या समस्याएं हैं वो मुझे सीखने का अवसर मिलता है, देखने का अवसर मिलता है। और राघोगढ़ में तो वहीं जन्मे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो वहीं रहेंगे। तो 20 एक दिन तो वहाँ राघोगढ़ में रहता हूँ, बाकी 10 दिन कभी भोपाल या कहीं और जाना पड़ता है। और राघोगढ़ में भी जब मैं रहता हूँ तो मेरी वहाँ जनसंपर्क यात्राएं निकलती रहती हैं, आसपास के गाँव में जाता रहता हूँ। कब ऐसा हुआ जीवन में कि मतलब लक्ष्मण सिंह को बहुत गुस्सा आया किसी बात पे कि ये मतलब बिल्कुल मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता? ऐसी कोई बात पूरे जीवन में रही हो? गुस्सा तो कई बार आ जाता है सभी व्यक्तियों को। अब देखिए, स्वभाव सबका अपना अपना होता है जी। लेकिन गुस्से ने नुकसान ही किया है। और गुस्सा तो अच्छी चीज़ नहीं है, क्रोध। लेकिन लोग उकसाते भी बहुत थे कि ये जल्दी गुस्सा हो जाएगा, इसको और गुस्सा दिलाओ। तो फिर मैंने अपना आत्मनिरीक्षण किया, मंथन किया कि भाई इस तरह जो लोग करते हैं उनको कैसे असफल करें। तो फिर मैं मुस्कुरा देता था। तो जब वो देखता था कि भाई गुस्सा नहीं हो रहा तो वो भी छोड़ देता था प्रयास करना, और मामला सब ठीक ठाक हो जाता था। एक किस्सा मतलब हम बचपन में चर्चा में सुनते थे, इसका कहीं लिखित वो नहीं है, जी। कि प्यारेलाल खंडेलवाल जी राजगढ़ से कोई चुनाव लड़ रहे थे और इंदौर से एक भाजपा नेता रहे हैं विष्णु प्रसाद शुक्ला जी, जो अब नहीं है। चुनाव के दौरान उनके और आपके बीच कुछ वो हुआ और विष्णु प्रसाद शुक्ला जी फिर कैसे तैसे इंदौर पहुंच गए। ऐसा कोई किस्सा सही में है या बस लोग ऐसे ही बताते हैं ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। हाँ। मेरा आमना सामना कभी विष्णु प्रसाद शुक्ला जी से कभी नहीं हुआ जी। पर हाँ, ये बात सही है कि उस चुनाव में विष्णु प्रसाद शुक्ला जी बहुत सारे लोगों को लेके आए थे और काफ़ी कोशिश हुई थी कि किसी तरह दबाव बनाकर और मतदान करा लिया जाए। जी। उस समय चुनाव आयोग भी इतना सख्त नहीं था जी। और पैरे मिलिट्री फोर्सेस भी नहीं लगती थी, तो जो स्टेट पुलिस के एक दो चार सिपाही होते थे। और चूंकि वो भाजपा के नेता थे और प्यारेलाल जी संघ के बहुत बड़े नेता थे, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पुलिस पर भी दबाव रहता था। और वो चुनाव हमारा बहुत संघर्षपूर्ण रहा था। उसमें मतदान कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और भाई साहब केवल 1400-1500 वोट से जीते थे। अगर हम लोग मुस्तैदी से काम नहीं करते, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे हमारे साथी लोग मुस्तैदी से काम नहीं करते और अगर डर के चुपचाप बैठ जाते तो भाई साहब जीत नहीं पाते। और दूसरा चुनाव अगर वो हार जाते लोकसभा का, तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते। तो इसलिए वो चुनाव जो है वो टर्निंग पॉइंट भाई साहब के करियर में रहा, हम सबके करियर में रहा और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी रहा। इन दिनों आप राघोगढ़ में दिखाई देते हैं और कई सारे मुद्दे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो उठाते हैं। वहां से आपके भतीजे जयवर्धन विधायक हैं, वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो निजी रिश्ते और राजनीति या जनता की आवाज को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैंने जैसा भाई साहब से हम राजनीति की बात नहीं करते हैं, वैसा वो भतीजा है मेरा, उससे भी मैं बात नहीं करता हूँ राजनीति की। जी। पारिवारिक बात करते हैं। हाँ, और वो भी व्यस्त रहता है, मैं भी व्यस्त रहता हूँ, मिलना जुलना भी बहुत कम होता है। तो इस तरह अब ये तो वो मेरे बेटे से छोटी उम्र का है। हाँ। तो कोई ऐसा व्यक्तिगत मामला कोई नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई राजनीति की हम बात नहीं करते, वैसे व्यक्तिगत हम संबंध है बना कई तस्वीरों में देखता हूँ कि जी वो बना रहेगा, बना रहेगा। बच्चे हैं, आशीर्वाद हमेशा रहेगा। अब आप जो ये दल का गठन करेंगे पूरे मध्य प्रदेश के लिए करेंगे या अभी फिलहाल केवल ग्वालियर चंबल रीजन के लिए? जो देखिए, दौरा तो पूरा मध्य प्रदेश का करेंगे और उसके बाद फिर कार्यकर्ता और सब बैठकर तय करेंगे कि क्या करना है। ये स्थिति तो हम आपको कोई 2-4 महीने बाद जब स्पष्ट होगी तभी बता पाएंगे, लेकिन प्रयास हमारा शुरू हो गया है और रिस्पांस जो मिल रहा है वो हमारी उम्मीद से कहीं 50 गुना ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर रिस्पांस मिल रहा है, उत्साह से लोग मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया तो और जोर से चलेगी। आप खुद उस बैनर तले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अच्छा। और तभी लोगों को विश्वास होगा। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा
तो लोग कहेंगे ये खुद के लिए पार्टी बना रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता और हमारा उद्देश्य भी नहीं है। तो जब हम कार्यकर्ताओं को आगे लाएंगे, उनमें से ही उम्मीदवार होगा और ये विश्वास जब उनको हम पर होगा तब जाके पार्टी कहीं बनेगी। तो अभी पार्टी को खड़ा करना ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, जिसको हम पूरा करेंगे और सबसे बड़ा दायित्व हमारा है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि दिग्विजय सिंह जी के भाई होने के नाते आपको राजनीति में वो मुकाम नहीं मिला जिसके आप हकदार थे कि अगर एक परिवार में एक ही आदमी को मंत्री पद मिलेगा या कुछ होगा? देखिए, ये चीजें तो ये भाग्य पे रहती हैं, ये ईश्वर तय करता है, आप और हम तय नहीं करते। किसको पता था कि सरकार बन जाएगी, किसको पता था भाई साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, किसको पता था मैं सांसद बन जाऊंगा। तो ये तो सब घटनाक्रम है। अब इसकी ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या होता है। 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो उस समय ये बिल्कुल माना गया था कि आप सबसे वरिष्ठ होने के नाते आप मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे। अंतिम समय तक ऐसी खबरें हमारे पास भी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप शपथ से दूर रहे और कई सारे नए लोगों को उस शपथ में मौका मिला, उसमें से कुछ तो 1 या 2 बार के विधायक थे। तो इसको आप कैसे लेते? क्या उस समय से कोई नाराजगी थी? आप नाराजगी नहीं थी भाई। जब भाई साहब सीएम बने थे उस समय वो विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे, मैं सदस्य था। आपने सीट छोड़ी थी राघव। तो मुझसे उन्होंने कहा कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधानसभा लड़ना है, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। आज अगर आप किसी से पूछें या उस समय भी किसी से भी पूछें कि तू तेरी सीट मुझे दे दे, कोई दे देगा? बिल्कुल सही। आज पंच का चुनाव जो जीतता है वो सीट खाली नहीं करे अपनी, लेकिन मैंने करी। तो ये तो हमेशा जो उन्होंने कहा हमने किया। वर्तमान दौर में राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की, अभी जैसे आपने माना कि भाई राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते और कांग्रेस भी नहीं चला सकते, उनको जहां तक जाना था पहुंच गए। कोई एक नेता आपको ऐसा दिखाई देता है पूरे परिदृश्य में कि आपको लगता है कि ये कांग्रेस की कमाल संभाल सकता है और कांग्रेस को आगे ले जा सकता है? ये तो निर्भर करता है कि कौन आगे आएगा, किसके भाग्य में होगा, इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। शशि थरूर जी ने चुनाव लड़ा था अध्यक्ष। शशि थरूर जी ने लड़ा था, लेकिन कौन बनेगा ये तो एक बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। कौन बनेगा, किसको पता था देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हमको देख के लगता है कि नहीं, ये 4 लोग हैं, इनको अगर सत्ता सौंप दिया, आम आदमी भी बात करता है कि ये कांग्रेस ठीक से चला सकते हैं। मैं तो इस चीज को नहीं मानता हूं। कौन कहां से निकल के बन जाए? किसने सोचा था जब फ्रांस पूरा खत्म हो गया था कि एक नेपोलियन करके एक सेनापति आएगा और फ्रांस को कहां से कहां पहुंचा देगा? किसने सोचा था? तो हमारे देश में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, किसी भी दल में हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दल में नहीं है, ऐसी भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। कोई ना कोई निकल के आएगा और बनेगा। आपने मतलब अभी तो बहुत इधर उधर जाने का दौर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बजाय या किसी और दल में जाने के बजाय अपना दल बनाने का कैसे विचार किया? मतलब जा भी सकते थे आप कहीं भी, आपको उसमें कोई दिक्कत तो रही नहीं होगी। ये मेरा विचार नहीं है, मेरे साथियों का विचार है, उन लोगों का विचार है जिन्होंने मुझे सांसद बनाया, उन लोगों का विचार है जिन्होंने मुझे विधायक बनाया, वर्षों से मुझसे जुड़े हैं। ये उनका विचार है और मुझे भी लगा उनका विचार सही है, क्योंकि अवसर तो तभी मिलेगा लोगों को जब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो फिर हमारे जैसे बहुत सारे चुनाव लड़ेंगे कि आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ेंगे। वो कहेंगे आप लड़ रहे हो तो हम भी लड़ेंगे। तो फिर वो कार्यकर्ता जिसको हम आगे लाना चाहते हैं वो कहाँ से लड़ेगा? इसलिए उसको अवसर मिले तो हमने कहा भाई हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्षों से कर रहे हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन हम नई प्रतिभाओं को मौका देंगे। जी, कोई ऐसी बात मतलब राजनीतिक रूप से जिसमें आपको लगता हो कि यार यहाँ पे मैं चूक गया, जिसकी चुभन अब तक हो कि उस समय ये थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हो गई? हर राजनेता के जीवन में ऐसा कभी न कभी होता है कि किसी मौके पे वो कहीं कुछ चूक हो जाती, आम आदमी से भी होती है, पर अब पॉलिटिकली बहुत गुंजाइश होती है कि ये या ये। तो ऐसा कोई किस्सा आपको याद आता हो कि उस समय ये? देखिए भाई साहब, ये मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं, और मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे
ऐसे अवसर आए, लोग आए कि साहब ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा कर दीजिए, वैसा हो जाएगा, पर मैं उसमें पड़ा नहीं। जो मेरी संपत्ति है वो डिक्लेयर्ड है, और अगर मैंने कुछ गलती की होती या कोई भ्रष्टाचार किया होता तो ना मुझे कांग्रेस छोड़ती ना बीजेपी छोड़ती, तो कोई नहीं छोड़ता। पर मैं आज इस बात से संतुष्ट हूँ कि मुझ पर कोई ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये अच्छी बात है कि राजनीति में तो आज वार्ड पार्षद भी भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन पर्सनल या ऐसे पॉलिटिकली मान लीजिए कि आपको सबसे ज्यादा खुशी का एहसास कब हुआ कि आप जीवन में, मतलब कई बार ऐसा मन से निकलता कि आनंद आ गया? देखिए, मैं मुश्किलों को भी झेलता हूँ तो मुस्कुराता हूँ, हंसता हूँ, मैं कोई शिकायत किसी से नहीं करता। जैसी परिस्थिति आती है उसका सामना करता हूँ, पीठ नहीं दिखाता। आज तक किसी परिस्थिति से पीठ नहीं दिखाई है, और सुख दुख तो जीवन का अंग है, चलता रहता है। ग्वालियर और चंबल की जो राजनीति है, इसमें अभी भी राजनीति के दो ध्रुव माने जाते हैं, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आपको लगता है कि इन दोनों की जो आपसी वो है उससे कांग्रेस को वहां पर नुकसान हुआ, या खुद गुना में सिंधिया हार गए थे इसके पहले वाला लोकसभा चुनाव, दिग्विजय सिंह जी चुनाव हार गए, और सारा कुछ मतलब दो गुटों में बंटने से कांग्रेस में उस इलाके में बड़ा गड़बड़ हुआ, ऐसा कुछ आपको लगता है? भाई साहब, मैं पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि ग्वालियर चंबल संभाग हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी हो, ये वहाँ की जनता का होता है। ये न दिग्विजय सिंह जी का है न सिंधिया जी का है। ग्वालियर चंबल संभाग जो है, जो वहाँ की जनता है उनका है, शहर उनका है, गांव उनका है, मोहल्ला उनका है, वहाँ की जनता का है। और इसलिए नुकसान फायदा जो होगा वो जनता तय करेगी। वहाँ की राजनीति भी कोई इन दो व्यक्तियों पर निर्भर नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है या वो सोचते हैं तो भ्रम में है। भाई, आप पे निर्भर आपका अपना परिवार भी नहीं है। अपना परिवार भी उनका अलग, वो गलत फहमी में। हाँ, वो आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि कोई आप पे निर्भर है, आपका वो क्षेत्र है। ये बार बार कहा जाता है ये इनका क्षेत्र है, ऐसा कुछ नहीं है साहब। ये सब जनता का है, जनता बिठाती है, जनता उतार देती है। तो जनता महान है, जनता का राज है, जनता ही राजा है और जनता ही महाराजा है। 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें हमने कई लोगों से बात की, और बार बार एक बात निकल के आती थी कि इस बार तो बिल्कुल क्लियर है मामला कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। खुद कांग्रेसी, जनता, मीडिया, तमाम मतलब प्री पोल वाले, जितने एग्जिट पोल क्या बोलते हैं, प्री पोल वाले जो विश्लेषण होते हैं, सब में ये था कि सरकार तो कांग्रेस की बन रही है, पूरे देश में ये एक था। लेकिन फिर सरकार क्यों नहीं बनी? आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है इतने साल की राजनीति का? हाई कमांड और उनके पर्यवेक्षक, ये आखिरी समय में आके जो उन्होंने रायता फैलाया है उसकी वजह से, मतलब यहाँ तक लोग कह रहे थे कि पर्यवेक्षक ने पैसे लेके टिकट दिए हैं। जनता कह रही थी जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं दिया, और जो जीत कर कुछ हासिल कर सकते थे उनको हरवाया। कई बातें हैं, बहुत ही नकारात्मक रवैया इस तथाकथित हाई कमांड का रहा। फिर पिछली बार जब सरकार गिरी उसमें लोग इनको दोष देते हैं, उनको दोष देते हैं। मैं सबसे ज़्यादा दोष देता हूँ हाई कमांड को। जब सरकार गिरने की स्थिति में थी तब क्यों नहीं कोई आके किसी ने सिंधिया जी से बात की? सिंधिया जी और हाई कमांड के बड़े घनिष्ठ संबंध थे। क्यों नहीं किसी ने बात की कि भैया कांग्रेस की सरकार मत गिराओ, मत गिरने दो? कोई नहीं आया। बिल्कुल। पवन बंसल जी आए थे बेचारे, और एक और कोई पर्यवेक्षक आए थे। उनसे हमने चर्चा की, तुमने कहा साहब हमें कोई निर्देश ही नहीं, हम क्या बताएं। हमने कहा भाई हाई कमांड इनको बुला के बातचीत करे तो बच जाएगी सरकार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन हाई कमांड के बजाय दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी कर्नाटक गए थे अपने विधायकों को छुड़ा के लाने के लिए, उसको क्या कहेंगे आप? वो गए, क्यों गए पता नहीं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, ना निकलना। मतलब बड़ा सड़क पर प्रदर्शन था कि साहब हमारे विधायकों को कैद कर लिया गया है, और आप
कह रहे हैं कि हाईकमान ने कोशिश नहीं की। तो विधायकों ने एक बयान दिया था, वीडियो मैसेज भेजा था कि हम अपनी मर्जी से आए हैं, तो फिर उसमें हमारा कहना कि कैद कर लिया, उसका कोई मतलब ही नहीं था। कमलनाथ जी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे बहुत अनुशासित नेता हैं, सब चीजें हैं, लेकिन सरकार गिर गई और दूसरी बार भी नहीं बनी। तो उनकी क्या हाईकमान, तो ठीक है कमलनाथ जी अपने आप में एक हाईकमान है, तो उनसे क्या चूक हुई, आपको क्या लगता है निजी तौर पे? चूक उनसे नहीं हुई, वो उनको लोगों ने भ्रम में रखा। हाँ, ये उन्होंने भी कहा है कि इंटरव्यू में वो भ्रम में रहे, कि मैं भ्रम में रहा कि विधायक वापस आ जाएंगे। हाँ, वो भ्रम में रहे और उनको वहाँ तक भ्रमित करके रखा कि उन्हें यही पता नहीं चल पाया कि कब चले गए। वो कैबिनेट मीटिंग में आए, बैठे और उसके बाद सीधे हवाई जहाज में बैठ के चले गए। तो वो तो भ्रम में रहे और मैं उनका सम्मान करता हूँ और बड़े उन्होंने हमेशा बहुत स्नेह दिया है, लेकिन वो अकेले पड़ गए थे, उनकी मदद उस समय किसी ने नहीं की। क्यों? अब यही तो कांग्रेस पार्टी की ये खींचातानी का एक इससे बड़ा उदाहरण क्या? सरकार में रहते हुए मदद नहीं कर रहे हैं तो क्यों, ऐसा क्यों? तो यही तो समझ में नहीं आता ना। अब ये तथाकथित हाईकमांड जाने। ऐसा ही किस्सा है कि सुषमा काजडेकर जो नेपा नगर से विधायक थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस की बैठक में शामिल हुई, मतलब विधानसभा में शामिल हुई, कांग्रेस की तरफ से बैठी थी और 15 मिनट बाद खबर आती है कि सुषमा काजडेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में देखी गई। तो कांग्रेस का तंत्र क्या है कि उसे अपने विधायक जो 10 मिनट पहले यहाँ बैठा है वहां चले जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो इस कमजोरी के पीछे क्या है? कांग्रेस का तंत्र है कहाँ? तंत्र होता तो क्या 20 साल से कोई विपक्ष में बैठते। इसीलिए कांग्रेस को एक नई दिशा देना है, इसीलिए एक नई कांग्रेस खड़ी करनी है। ये जो तंत्र है और ये जो हाई कमांड के इशारे पर कांग्रेस चल रही है, इस कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कल हमने देखा अशोकनगर में कितने निम्न स्तर के भाषण हुए हैं। हाँ बिल्कुल, शर्मनाक भाषण। वो कह रहे हैं कि हम अफसरों की चमड़ी में भूस भर देंगे। कोई संघ जैसा भी है, एक संस्था है, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक, एक पूरी राष्ट्रव्यापी संस्था है, बहुत सेवा करती है। उसको भले हमारे विरोधी हैं, विरोधी विचारधारा के, लेकिन किसी के बारे में इस तरह अपशब्द करना, कहना, ये आपकी एक घटिया सोच दिखाता है। और ये जो भाषण का स्तर है ना, ये सुधरेगा नहीं, ये और गिरेगा। तो ये इस तरह ये पार्टी अगर है तो इसका कोई भविष्य मुझे नहीं दिखता है। आपको क्या लगता है कि प्रदेश में भी अर्जुन सिंह जी, माधवराव सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और उसके बाद अब जीतू पटवारी, तो क्या कांग्रेस का स्तर, मतलब बातचीत का स्तर, भाषा का स्तर लगातार नीचे जा रहा है अध्यक्ष बदलने के साथ साथ? दिख रहा है। मतलब अब इनकी तुलना आप अर्जुन सिंह जी से नहीं कर सकते और जो बड़े नेता उनसे नहीं कर सकते। अब ये तो इनके ऊपर है कि इनको किस तरह अध्यक्ष को बात करना चाहिए, किस तरह उसको। अब जिस पे ज्यादा एफआईआर बने वो बड़ा नेता। अब ये एक नई चीज और शुरू हो गई। तो इस समय मतलब भाई आप सबसे बड़े नेता हैं। आप जो भी हो अध्यक्ष, आज है कल पता नहीं कौन बने। हाँ। वहां तो 1 मिनट में हटा देते हैं जी। तो ये जब आप अध्यक्ष हैं तो कम से कम पार्टी की योजना क्या है मध्य प्रदेश के बारे में, रोजगार के बारे में आपकी क्या योजना है, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में क्या योजना है, महिला कल्याण के बारे में क्या योजना है। बिल्कुल, इसके बारे में चर्चा करिए ना। आप सरकार में आने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, सरकार में आप क्यों वोट दे जनता, ये तो उसको स्पष्ट करिए। वोट जनता आपको इसलिए नहीं देगी कि आप पे एक प्रकरण बन गया है। बिल्कुल, लेकिन ये तो होड़ लगी हुई है, आप सही कह रहे हैं। हाँ, कि एफआईआर हो गई। हाँ, एफआईआर हो गई। इन पे साथ 5 एफआईआर चल रही, इन पे 8 चल रही हैं। जिस पे ज्यादा चल रही है वो बड़ा नेता है। तो अब जीतू पटवारी का प्रयास होगा कि 5 से और बने तो उसका स्तर फिर 10-12 चर्चा बड़ी एफआईआर में उससे फिर और स्तर बढ़ जाएगा। चर्चा ये रही थी बीच में कि मतलब ये चर्चा ही है मार्केट में उड़ती उड़ती जो आती है कि इसका कोई तथ्य नहीं है कि सब पटवारी जी को लेके या उमंग सिंघार या जो भी अभी फिलहाल जो संगठन में बड़े पद पे लोग हैं मध्य प्रदेश में, इनको लेके हाईकमान खुश नहीं है। कुछ रिपोर्ट है कि बड़ा घालमेल चल रहा है, सरकार के साथ मिलके विपक्ष काम कर रहा है। तो इसके लिए, उससे बचने के लिए 3 तारीख को राहुल गांधी आए थे, तो उससे बचने के लिए
ताबड़तोड़ कुछ ऐसे उपक्रम किए गए और सरकार के साथ मिलकर FIR करा दी गई, ताकि ये बताया जा सके कि साहब हम तो विक्टिम हैं, प्रताड़ित हैं, हमारा कोई साठगांठ नहीं चल रही है। क्या FIR का जो ये दौर चला है पिछले 1 महीने में, उसमें आपको भी ऐसा कुछ लगता है? नहीं, बिल्कुल संभव है, ये इस तरह का हो सकता है। और राहुल गांधी जब जब आएंगे, जहां भी जाएंगे, वो रायता फैला के जाएंगे वो तो और वो आएंगे जरूर, वो बोलेंगे जरूर। तो ये अधिकतर समय इनका इन बातों को ढकने में लगेगा। ये जनता के बीच में कब जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे संपर्क करेंगे, ये जाने। खैर, अब मैं उस पार्टी में नहीं हूँ तो मुझे क्या लेना। नहीं, पार्टी ठीक है, लेकिन एक बड़ी पार्टी है किसी भी पार्टी के बारे में जी। तो अगर जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बोलेंगे और रायता फैलेगा, तो उनके पास तो बहुत बड़े सलाहकार हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, सब चीजें हैं, तो उनको इस बारे में कोई बोलता नहीं है कि साहब आप ये सब मत करिए? वो इनकी सुनते नहीं होंगे। भाई कोई सुनेगा तो आदमी सलाह देगा, जब कोई सुनेगा नहीं सलाह क्या देगा। अंत में ये जानना चाहते हैं कि जो पर्यवेक्षक आते हैं, तो हर आदमी कहता है कि पर्यवेक्षक आएंगे। अभी फिर कांग्रेस में ये कहा गया है कि पर्यवेक्षक आए और जिला और शहर अध्यक्ष भी पर्यवेक्षक तय कर रहे हैं। 7-8 लोगों की टीम आई हुई है, हर शहर में जा रही है। एक्चुअल में हम लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि पर्यवेक्षक करते क्या हैं, पर्यवेक्षकों की भूमिका क्या है। हम भी लिखते हैं कि पर्यवेक्षक आए, पर्यवेक्षक गए, रिपोर्ट बनाई, पर्यवेक्षक किस दिशा से आते हैं, किधर निकल जाते हैं, ये बड़ा रहस्य है और उनकी रिपोर्ट क्या है वो आज तक सामने नहीं आती है। तो पर्यवेक्षक, आपने कहा कि पर्यवेक्षक ही सब रायता फैलाते हैं और 2023 के चुनाव में टिकट बांट दिए पर्यवेक्षकों ने, मतलब बेच दिए, बांट दिए तो सामान्य वो हो गया। तो क्या करते हैं पर्यवेक्षक, थोड़ा सा समझाइए आप कि पर्यवेक्षक करते क्या है? पहली बात तो ये कि पर्यवेक्षक की जरूरत ही नहीं है। आपको अपने कार्यकर्ता पर विश्वास होना चाहिए। कार्यकर्ता जब आप पे विश्वास करता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप कार्यकर्ता पे विश्वास करें। जी। आपको कार्यकर्ता पे विश्वास ही नहीं है, इसीलिए आप पर्यवेक्षक भेजते हैं। क्या जरूरत है? सही है। और ये जब हम जो ये कार्यकर्ताओं की कांग्रेस खड़ी करेंगे, न इसमें कोई पर्यवेक्षक जाएगा, न इसमें कोई हाईकमांड होगा, वो ही सब कुछ होंगे। जी। अच्छा किया तो आपने किया, बुरा हुआ तो आपने हुआ, आपसे हुआ। और ये जवाबदारी जब आप उन पे डालेंगे तो वो और डबल मेहनत करेंगे, सावधानी से काम करेंगे, बिल्कुल एक जवाबदारी से काम करेंगे। और आप देखना, फिर अभी मैं ज्यादा नहीं कहता हूं कुछ, लेकिन समय आपको बताएगा। नई पार्टी का स्वरूप कब तक सामने आ जाएगा? अभी इस पे चर्चा चल रही है। हम लोगों ने कुछ जो इसमें विशेषज्ञ हैं उनसे भी राय हम लोग ले रहे हैं, लोग लगे हैं इसमें। थोड़ा समय लगेगा, कुछ 1-2 महीने लग सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये होगा, निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल, हम आपकी पार्टी का स्वरूप तय होने के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे और समझेंगे कि पर्यवेक्षक क्या चीज है। किसी दिन सिर्फ पर्यवेक्षक, टिकट बेचने और रायता फैलाने, इन 3 शब्दों पर ही हम लक्ष्मण सिंह जी से बात करेंगे। पॉलिटिक्स वाला के इस विशेष शो राजनेता में आज के लिए इतना ही। हमारे स्टूडियो में आने के लिए हम लक्ष्मण सिंह जी को एक बार धन्यवाद देते हैं। बहुत फिर आपका धन्यवाद है और आगे आपसे मुलाकात बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।